भूल गए हम याद करें फिर ये भारत भूमि कितनी महान, इतिहासों में झांक ले फिर से, ढूंढ ले खोया सा अभिमान, जो भविष्य को सवारे हरदम, गढ़ ले एक ऐसा वर्तमान। ये भारत भूमि कितनी महान। आशा कर ले हम तेरे और मेरे सबके भारत की बात। पूर्व पाषाण काल में दो पत्थरों को रगड़ने से जब अग्नि का आविष्कार हुआ, मनुष्य तभी समझ गया था कि उसका जीवन अब सरल होने वाला है। और यही पहला कदम था जो हमें विज्ञान की ओर ले गया, और वहीं से शुरू हुई एक निरंतर खोज हमारे जीवन को और सरल बनाने की। विज्ञान और तकनीक की सहायता से हम पृथ्वी पर लगभग हर चीज़ अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। हम ऊंचे आकाश में उड़ भी सकते हैं और हम गहरे पानी में सांस भी ले सकते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही था, और इसीलिए हमारे एस्ट्रोनॉमर्स, हमारे मैथमेटिशियंस और हमारे साइंटिस्ट्स ने उस समय में ऐसे ऐसे आविष्कार किए जिसके बारे में विश्व ने कल्पना भी नहीं की थी। विश्व का यह मानना है कि सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे पहले नापी गई थी 17वीं शताब्दी में। लेकिन हमारे हनुमान चालीसा की पंक्ति जुग सहस्त्र योजन पर भानु हमें क्या बताती है? भानु का मतलब सूरज, जुग का मतलब 12,000 साल, सहस्त्र का मतलब 1,000 और योजन का मतलब 8 मील। अगर हम इन सब को गुना करें तो हमें वही आंकड़ा मिलता है जो सूरज से पृथ्वी के बीच की दूरी है। सूरज, चांद और सभी ग्रहों की जानकारी हमें प्राचीन काल से थी। मिडिवल पीरियड में हमारे नालंदा विश्वविद्यालय की खगोल प्रयोगशाला दुनिया की सबसे विकसित मानी जाती थी, और इसी प्रयोगशाला ने दिया हमें वो महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ जिसके क्रांतिकारी आविष्कार के बिना गणित की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आर्यभट्ट ने शून्य की परिभाषा विश्व को देकर एक नए गणित की रचना की। मात्र 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने आर्यभट्ट सिद्धांत और आर्यभट्टीय ग्रंथों को लिखा, जिसमें उन्होंने बीजगणित, अंकगणित और त्रिकोणमिति का वर्णन किया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले ये बताया कि हमारी पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमते हुए सूरज की परिक्रमा करती है और चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है। आर्यभट्ट ने अपने गणित से विज्ञान को एक नई दिशा दी, जिसके लिए इस महान गणितज्ञ का नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज रहेगा। गुलामी से पहले तक विज्ञान और गणित के क्षेत्र में हम एक प्रसिद्ध और अग्रणी देश थे। मुगलों के आने के बाद विज्ञान के विकास की गति और दिशा दोनों बदल गए। 16वीं और 17वीं शताब्दी में अकबर और जहांगीर के राज में भारत बंदूकें और बारूद के आविष्कार के लिए जाना जाने लगा। अंग्रेजी राज में भी यही चलन जारी रहा। फिर 19वीं शताब्दी के अंत में जब अंग्रेजी राज की जड़ें कमजोर होने लगी, तब कहीं जाकर विज्ञान और तकनीक की दुनिया जागृत हुई। अगर कोई विद्यार्थी गणित में अव्वल है और बाकी विषयों में फेल हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम गणित का जादूगर श्रीनिवासन रामानुजन कहेंगे। रामानुजन तमिलनाडु के एक बहुत ही गरीब परिवार से थे और उन्हें गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला था, लेकिन फिर भी उन्होंने गणित के ऐसे सिद्धांत दिए जिसे आज पूरा विश्व मानता है। उन्हीं के सम्मान में उनकी जन्म तिथि 22 दिसंबर को हम नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं।
सृष्टि के सृजन से जिस समंदर को हम देखते आ रहे हैं उसका रंग नीला क्यों है? इसका जवाब हमें देता है रमन प्रभाव। 28 दिसंबर 1928 को भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने इसकी खोज की, जिसे पूरा विश्व रमन इफेक्ट के नाम से जानता है। और इसीलिए 1930 में उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया और तत्पश्चात 1954 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। इसी खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को हम भारत में नेशनल साइंस डे मनाते हैं। इसी समय आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ हमारे देश में साइंस एकेडमीज का गठन शुरू हो गया। इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी न्यू दिल्ली, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज बैंगलोर, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इलाहाबाद और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का गठन इसी दौरान हुआ। फिर 18 अगस्त 1951 को हुई एक क्रांतिकारी शुरुआत, जब मौलाना अबुल कलाम आजाद ने खड़गपुर वेस्ट बंगाल में पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। आज सुंदर पिचाई, एनआर नारायण मूर्ति, नंदन नीलकेनी, मनोहर पारिकर, सचिन बंसल, विनोद खोसला जैसे सुपर अचीवर्स और विश्व पर छा जाने वाली प्रतिभाएं देश भर के आईआईटी से ही निकली हैं। 1971 में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का गठन हुआ, जिसका लक्ष्य था विज्ञान और तकनीक में हर संभव अनुसंधान को बढ़ावा देना। डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब डीआरडीओ का गठन हुआ 1958 में। 1962 की चाइना वॉर की हार ने हमारी आंखें खोल दी। इसके बाद हमने एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी को विकसित करने के प्रयास शुरू कर दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि कृषि से लेकर हर संभव क्षेत्र में विज्ञान और तकनीक का जबरदस्त योगदान शुरू हो गया। आज भारत ऐसे ऐसे क्षेत्र में ऐसे ऐसे आविष्कार कर रहा है जो आने वाली सदियों तक मानव जाति के जीवन को सुरक्षित और आसान बनाए रखेंगे। प्राकृतिक विपदाओं में लैंडस्लाइड्स दुनिया की तीसरी सबसे खतरनाक विपदा मानी जाती है, जिसकी वजह से लोगों की जानें भी जाती हैं। भारत में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां लैंडस्लाइड्स का खतरा हमेशा बना रहता है और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने केरला के अमृता विश्व विद्यापीठम के साथ एक ऐसा आविष्कार किया है जो प्रकृति की इस कहर से हमें सुरक्षित रख सकता है। भूस्खलन कोई ऐसी रोजमर्रा की घटना नहीं है जिसे आप नियमित रूप से समझ सकें और इससे सीख सकें। तो कैसे भूस्खलन को समझा जाए, यही बहुत मुश्किल था। ये जो हमारा सिस्टम है या सेंसर है, हर विशेष जरूरत को पूरा कर सकता है, लेकिन इसके लिए हमें एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी लगानी पड़ी, जहां हम बारिश और रिसाव को अलग अलग ढंग से रेगुलेट करके भूस्खलन को समझ सके। जब बारिश पड़ती है और पानी मिट्टी में जाता है, तो मिट्टी के अंदर का प्रेशर, जिसे पोर प्रेशर कहा जाता है, वो बढ़ने लगता है और नमी बढ़ने लगती है। और जब ये प्रेशर एक पॉइंट पर पहुंच जाता है, तो मिट्टी में हरकत होती है। हमने इस प्रकार की हर हरकत को समझने के लिए सेंसर्स लगाए, जैसे हमारा रेनफॉल सेंसर है, जो ढलान पर गिरने वाली बारिश को मापता है। ह्यूमिडिटी सेंसर है, जो हमें बताता है कि पानी के मिट्टी में जाने के बाद नमी कितनी बढ़ी है। और फिर जो पोर प्रेशर बनता है, उसे मापने के लिए भी हमारे पास सेंसर्स हैं। हम लगातार कई दिनों तक बारिश करते हैं, धीरे धीरे पानी मिट्टी में घुसने लगता है और मिट्टी खिसकने लगती है। इस पूरी प्रक्रिया में जब से बारिश का पानी मिट्टी में मिलता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, पोर प्रेशर बढ़ता है और मिट्टी खिसकती है, हमारे सेंसर्स ये सभी वैल्यूज को पकड़ लेते हैं। और फिर जब भूस्खलन होता है, तो इन वैल्यूज पर और मिट्टी के व्यवहार पर आधारित हम एक मॉडल बना लेते हैं, जो हमें बता सकता है कि असली हालातों में क्या होने की संभावना है। यह सिस्टम एक बड़े एरिया पर लागू किया जा सकता है। जैसे केरला में जो हमारा सिस्टम है, वो एक बड़े एरिया को कवर करता है, लेकिन सिक्किम में जो हमारा सिस्टम है, वो और बड़ा है, लगभग 50 से 60 एकड़ को कवर करता है। असली भूस्खलन के समय सूरज की रोशनी बहुत कम होती है, तो हमें इस सिस्टम की सारी एनर्जी का सही और पूरा उपयोग करना पड़ता है, ताकि ये सिस्टम अपनी ऊर्जा पर चल सके और साल के 365 दिन काम कर सके और जरूरी जानकारी दे सके। इसका एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है सामाजिक पहलू। पिछले 9-10 सालों में जब से हमने ये सिस्टम बनाया है,
इस पहलू के बारे में हमने बहुत सीखा है। हमारी मुख्य कोशिश है कि इस सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा सस्ता बनाया जा सके ताकि इसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जा सके। साथ ही बड़े स्तर की मॉनिटरिंग के लिए और जियोफिजिकल सिस्टम्स हम बना सकें जो सस्ते हों, और ऐसे सिस्टम बनाएं जो डेटा साइंस के साथ काम कर सकें ताकि उसको और ज्यादा जगहों पर उपयोग में लाया जा सके। और एक मुख्य पहलू जिसकी तरफ हम ध्यान देना चाहते हैं वो है कि कैसे समुदायों को संलग्न किया जा सके। हम हर जगह काम करते हैं। उत्तराखंड के लोग अलग होते हैं, सिक्किम के लोग अलग होते हैं, केरला के लोग अलग होते हैं। तो सबके साथ कैसे काम किया जा सके, इस सोशल साइंस को समझना और अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाना जरूरी है ताकि लोग ऐसी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को स्वीकार कर सकें, अपना बना सकें, इसे ऑपरेट कर सकें, मेंटेन कर सकें और आगे ले जा सकें। ये एक बिल्कुल नई संरचना की तरह है। इस प्रोजेक्ट के जरिए हम एक मेक इन इंडिया प्रोडक्ट पूरे विश्व को दे पाए हैं। हम तेरे और मेरे सबके भारत की बात। ब्रेल भाषा का आविष्कार बहुत पुराना है, लेकिन जो नेत्रहीन शिक्षित नहीं है वो इसका लाभ नहीं उठा पाते। और इसलिए चंडीगढ़ के सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है एक ऐसी मशीन जिसका नाम है दिव्य नयन। आइए देखते हैं कि दिव्य नयन किस तरह से दिव्यांगों की दिव्य शक्ति बन रही है। हम करीब 2003 से एक हैंड हेल्ड डिवाइस फॉर ब्लाइंड के लिए काम शुरू किया। तब हमें उन्होंने हमारे साथ जो मेंबर थे ये सजेस्ट किया कि कोई ऐसी चीज़ बनाएं जो छोटी सी हो और डॉक्यूमेंट के ऊपर रख के स्कैन कर सके। सिद्धार्थ सरकार हमारे जो टीम में हैं उन्होंने हमें एक मैसेज भेजा कि उन्होंने डिवाइस में हिंदी टेक्स्ट टू स्पीच डाला है और वो बड़े दुखी थे क्योंकि जो आवाज़ निकल रही थी तो ऐसा कह सकते हैं कि एक बच्चे के रोने की आवाज़ थी, जो रोनी तो नहीं थी, रोने जैसी थी। आवाज़ हिंदी थी, पूरी शुद्ध भाषा में थी, लेकिन थोड़ा टोन ऐसा था। तो वो दिन है जिसको हम कह सकते हैं उसका जन्म हुआ था। +2 तक तो ब्रेल में ही की थी, उसके बाद जो ग्रेजुएशन है वो ऑडियो सुन के ही किया था, सारे रिकॉर्डिंग से ही। और अभी भी सर MA में भी फ़िलहाल तो रिकॉर्डिंग से ही करता हूँ मैं। इस डिवाइस के ऊपर काफ़ी सारे हम लोगों ने बटन्स दिए हुए हैं जो सारे आपको वॉइस फीडबैक देते हैं। कोई भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके सुन सकते हैं। आपको करना क्या है, जैसे ब्लाइंड लोग होते हैं उनको पता नहीं होता है आसपास कितने लाइट है या नहीं है, पेपर सीधी है या उल्टी है, तो उनके ऊपर कोई डिपेंडेंसी डिवाइस का नहीं है। किसी भी तरह से उसके ऊपर से इसको सीधी स्कैन करना है। उसके बाद ये इसके फ़ोटो ले लेते हैं, इसके नीचे रखे हुए किताब के या पेज के। उस फ़ोटो को 10 से 30 सेकंड के टाइम होता है कन्वर्ट करने के लिए स्पीच आउटपुट। उस पर लिखी हुई हिंदी, इंग्लिश या बंगला या और भी रीजनल लैंग्वेजेस में जो भी लिखी हुई है उनको ये फिर स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर लो विजन एंड पार्शली ब्लाइंड पीपल। कैमरा बेस्ड मोबाइल ऐप है ये। हम एक फ़ोटो लेंगे, चाहे वो हम कैमरा से लें या गैलरी से उठाएं। इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्जन हुआ है यूजिंग ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो कि एक टेसरैक्ट ओपन सोर्स OCR हम यूज़ कर रहे हैं। टेक्स्ट से फिर स्पीच में आप ये प्ले बटन दबा के कन्वर्ट कर सकते हैं इसको वॉइस में। तो दिस इज विक्रमादित्य का हाथ देखकर वह चिंतामग्न हो गया। उसके शास्त्र के अनुसार तो राजा दुर्योधन और कंगाल होना चाहिए। यूजुअली क्या होता है कि हम लोगों के पास भी टेक्स्ट बुक्स होती है, तो उसके लिए हमें साइटेड लोगों की असिस्ट लेनी होती है कि ये बुक हमें ये अब यार यहाँ से पढ़ के सुना दे, अब ये पेज पढ़ के सुना दे। तो अगर हमारे पास ये डिवाइस अवेलेबल होगी तो हम इंडिपेंडेंटली मतलब किसी भी बुक को स्कैन करके उसको रीड कर सकेंगे। हमें प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर और बहुत सारे और बड़े बड़े लोगों ने हमें सजेस्ट किया कि इसका एक इंडियन भारत का नाम होना चाहिए, तो हमने फिर इसका नाम दिव्य नयन रखा। और इस तरह से कह लीजिए आज ये लोगों के ऊपर, ब्लाइंड लोगों के पास भी नाम पहुंच गया। हम तेरे और मेरे सबके भारत की बात। जब भी हम ईंधन या ऊर्जा की बात करते हैं तो हम क्या सोचते हैं? बायोगैस से चूल्हा जलाना, पानी की मोटर चलाना, मोटरसाइकिल चलाना या ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री की कोई मशीन चलाना।
लेकिन क्या हम बायोफ्यूल के ज़रिए हवाई जहाज़ उड़ाना सोच भी सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया का कार्बन फुटप्रिंट कितना कम हो सकता है? और ऐसा ही हुआ है। 27 अगस्त 2018 को देहरादून से दिल्ली तक बायोफ्यूल के ज़रिए एक हवाई जहाज़ उड़ाया गया। आइए चलते हैं देहरादून और देखते हैं कि ये कैसे संभव हुआ। हर साल हम 350 मिलियन टन कार्बन के एटम इंपोर्ट करते हैं कि यही कार्बन, डोमेस्टिक कार्बन, रिन्यूएबल कार्बन, जो कार्बन उत्सर्जन हम कर रहे हैं, उस कार्बन उत्सर्जन को हम पकड़ें, पेड़ों से उस कार्बन उत्सर्जन को दोबारा फोटोसिंथेसिस करके कार्बन ले लें, उसको इस्तेमाल करें, तो देश के लिए क्या होगा। अभी तक तो हम क्या करते थे, धरती से क्रूड ऑयल निकालते थे और उससे पेट्रोल वगैरह बना के गाड़ियों में कंबशन करा के उड़ा देते थे हवा में। अब क्या हो रहा था, एक साइकिल नेचर का डिस्टर्ब हो रहा था। अब जितने पेड़ पौधे उगेंगे वो एटमॉस्फेयर से CO2 लेते हैं, तो पेड़ पौधे CO2 को कन्वर्ट करके कुछ ऑयल बनाते हैं। उस ऑयल को हम कन्वर्ट करते हैं अपने प्रोसेस के थ्रू बायोफ्यूल के अंदर। जब हमने छोटे स्केल पे, पायलट स्केल पे किया था और हमने ये देख लिया था कि ये चलाने में सक्षम है, सब कुछ ठीक है, बट इसके आगे इसको हवाई जहाज़ के अंदर डाल के और इसका प्रयोग करके और दिखाना था कि हाँ रियली में इट इज़ सेफ एंड इट इज़ बेटर देन नॉर्मल फ्यूल, प्लस इसको हम कंटिन्यूसली प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो लास्ट के लगभग 5 साल में हमारा कार्य जो रहा, और इनफैक्ट 3 साल में कह सकते हैं, 3 सालों में हम इस तरीके का कंटिन्यूस प्रोडक्शन जो है इस्टेब्लिश कर दिया है कि इस प्रोसेस को कंटिन्यूसली चलाया जा सकता है और इसको स्केल अप भी किया जा सकता है और इसकी कॉमर्शियल यूनिट भी लगाई जा सकती है। आज की डेट में बायोफ्यूल ही ऐसा सोर्स है जो हवाई जहाज को धरती से ऊपर अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल, धरती की गुरुत्वा शक्ति के अगेंस्ट उसको ऊपर लेके जा सकता है, हाइड्रोकार्बन बेस्ड फ्यूल। तो बायोफ्यूल का एक स्ट्रॉन्ग रोल रहेगा इंडियन इकॉनमी और वर्ल्ड की इकॉनमी में। हमने रिसेंट में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें कि हम यूज्ड कुकिंग ऑयल से बायोडीज़ल बनाते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे हम अपने घर में ऑयल यूज़ करते हैं तो आखिरी में वो कुकिंग के बाद बच जाता है थोड़ा कढ़ाई में, जो कि हम सिंक में फेंक देते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि धीरे धीरे करके वो यूज्ड कुकिंग ऑयल इकट्ठा कर लीजिए और वो कुकिंग ऑयल हम अपने एक जगह पे कलेक्ट करेंगे। उसके बाद उस कुकिंग ऑयल से हम अपने IIP के प्रोसेस के थ्रू बायोडीज़ल बना सकते हैं। ये बायोडीज़ल जो हम इस कुकिंग ऑयल से बनाएंगे, ये जो कन्वेंशनल डीजल है उससे सस्ता भी होगा और हमारे एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बायोफ्यूल का एक प्रोसेस ईजाद किया है जिसको हमने स्पाइसजेट देहरादून से दिल्ली की उड़ान सफलतापूर्वक भरी है। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स को सप्लाई किया गया है जिसमें उनके एयरक्राफ्ट ने सक्सेसफुली उड़ान करके सभी लोगों को चकित किया है। इसके अलावा हम लोग रूम टेम्परेचर बायोडीजल प्रोडक्शन का एक प्रोसेस हम लोगों ने ईजाद किया है जिसका रॉ मटेरियल रतन जोत सीड, उसके बीजों से जो एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑयल, उसको हम रूम टेम्परेचर में ही एक स्पेशल रेसिपी जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने ईजाद की है उसके साथ मिलाकर ब्लेंड करके उसको अच्छी तरह उसको सेक करने के बाद सेटल करते हैं, जिसमें हम लोगों को 2 लेयर मिलती हैं। ऊपर की लेयर हमारी बायोडीजल है जिसको डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं आपके व्हीकल्स में, और जो लोअर पार्ट पोर्शन रहता है जो बाई प्रोडक्ट ग्लिसरॉल रहता है जिसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कल जंग लगे तो हमारे देश में किसी कारण अरब साइड से सप्लाई चेन बंद हो जाए तो उसका पूरा रिजर्व जो है हम देश में बना सकते हैं, ये सबसे बड़ा वैल्यू है। मगर एविएशन इंडस्ट्री को 3 चीज़ें मिलेंगी। पहला जो है कि लोकल फ्यूल का अवेलेबिलिटी मिलेगा। कभी अचानक फ्यूल का प्राइस बढ़ जाता है तो एयरलाइंस का भाव, टिकट का प्राइस जो है 50 से 70% तक निर्भर होता है इसके ऊपर, तो उसको हम स्टेबलाइज प्राइस दे सकते हैं जब हम इससे बनाएंगे। दूसरी बात है कि जो एविएशन बायोफ्यूल है उससे इंजन ज़्यादा साफ रहता है। साबित हुआ है स्पाइसजेट के ट्रायल से कि इंजन परफॉर्मेंस भी बेटर है, इंजन मेंटेनेंस भी कम लगता है। और तीसरा जो बड़ा बेनिफिट है, बहुत सारे देशों में भी नए रूल आने वाला है कॉर्सिया 2021 में, जबकि सब जगह बायोफ्यूल इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो भारत के एयरपोर्ट में पहला बायोफ्यूल सप्लाई लग जाए तो जो भी एयरलाइंस से ऑस्ट्रेलिया या जापान से यूरोप जा रहे हैं
वो यहाँ पे रिफ्यूलिंग के लिए आएंगे तो यहाँ का टूरिस्ट ट्रैफिक बढ़ जाएगा, ट्रांजिट ट्रैफिक। तो हमारा सपना कभी साकार हो तो हमारे देश के 350 मिलियन टन आयात और 500 मिलियन टन का अवशिष्ट, इसके हिसाब कर ले तो शायद कभी एक दिन आए जो हम अपने कार्बन से अपना देश चला सकें। बायोफ्यूल का यही मकसद है। साइंटिफिक रिसर्च में भारत का स्थान सबसे ऊंचे देशों में है। स्पेस रिसर्च में भारत 5वें नंबर पर है। स्टार्टअप्स शुरू करने में भारत 3रे स्थान पर है। तकनीकी निवेश आकर्षित करने के मामले में हम विश्व में 3रे नंबर पर हैं। वैज्ञानिक प्रकाशन, प्राकृतिक वैज्ञानिक अनुसंधान और पेटेंट रजिस्टर करवाने में भी हम टॉप की पोजीशन पर हैं। इन सारी उपलब्धियों की वजह है भारत के लोग, उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी मेहनत और भारत का उनको निरंतर सहयोग करने का दृढ़ निश्चय। अगर आप इन उपलब्धियों से खुश हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये तो बस शुरुआत है। ये सफलता की कहानी कहां तक पहुंचती है ये हम देखेंगे कल, यानी हमारी अगली कड़ी में। जारी रहेगी भारत के साइंस और टेक्नोलॉजी की बात, आपकी बात, मेरी बात, हम सब की बात, भारत की बात।